नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत व्याकरणम पर। बहुब्री समास प्रकरण में अपना चल रहा था। उसी बहुब्री समास प्रकरण को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज ही इस प्रकरण को समाप्त करके फिर अपना अगला अंतिम जो समास है वो द्वंद्व समास प्रारंभ करेंगे। तो बहुब्री समास में कल तक हमने कुछ उदाहरण किए थे। उसमें तद्गुण संविज्ञान बहुब्री समास और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री समास के बारे में हमने अध्ययन किया था कि जहाँ पर गुण है, समस्यमान पदों का जो गुण है, जो धर्म है, वो साथ में चले तब तद्गुण संविज्ञान और साथ में न चले तो अतद्गुण विज्ञान बहुब्री समास होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज हम पढ़ रहे हैं कि जैसे तत्पुरुष समास में हमने प्रादि समास, ये शाकपार्थिव या मध्यम पद लोपी समास किया था, उसी प्रकार से बहुब्री समास में भी कुछ पदों में है, कुछ समस्यमान पदों में है, वो पूर्व पद में स्थित उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण है जिनमें पूर्व पद में स्थित उत्तर पद का लोप होगा। उसके लिए अपना पहला सूत्र आता है कि प्रादिभ्यो धातुजस्य, ये प्रादिभ्यो धातुजस्य, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चौतर पद लोप, वाच्यो वा च उत्तर पद लोप। ये कह रहा है कि प्रादि शब्दों से परे धातुज शब्द यानी धातु से अंत होने वाले, जिसमें धातुओं का प्रयोग हो, प्रत्ययों का प्रयोग हुआ हो, धातुज शब्दों का उत्तर पद के साथ समास को प्राप्त होते हैं। और उस समास में प्र आदि शब्दों से परे जो धातुज शब्द है उनका लोप हो जाता है। देखिए, प्र आदि शब्द प्लस धातुज शब्द और प्लस उत्तर पद, तो ये दो हैं प्र आदि शब्द और धातुज शब्द हैं। वो तो कहाँ आएंगे? पूर्व पद में और फिर उत्तर पद। तो यहाँ पर प्र आदि से परे जो धातुज शब्द हैं वो उत्तर पद के साथ समास को प्राप्त होंगे और वह समास बहुब्री समास कहलाएगा। साथ ही प्र आदि से परे जो धातुज शब्द है उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो च उत्तर पद लोप, उत्तर पद का लोप यानी पूर्व पद में जो प्र आदि से परे उत्तर पद में जो धातुज शब्द आ रहे हैं उनका लोप हो जाएगा। तो देखिए, अब अपन उदाहरण करते हैं इसमें। जैसे प्रपतितानि पर्णानि यस्य यस्य, प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः, तो प्रपतितानि पर्णानि यस्य यस्य, इसमें देखिए प्र फिर आता है पतित, प्रपतित मूल पद और यहाँ मूल पद है पर्ण। तो यहाँ दो पद है, तो प्रपतित और एक पर्ण। पूर्व पद में ही दो पद है, एक प्र और एक पतित। तो ये प्र शब्द हो गया, ये पतित है वो धातुज हो गया। पत धातु का प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो पतित, ये जो उत्तर पद में ये जो पतित धातुज पद आ रहा है इसका लोप हो जाएगा। तो पीछे बचेगा प्र पर्ण, ये प्र पर्ण, ये समस्त पद बन जाएगा अपने। फिर उसी प्रकार से प्रपर्णानि प्रपतितानि पलाशानि यस्य यस्य, प्रपतितानि पलाशानि यस्य स इति प्रप्लासः, प्रप्लासः। इसमें भी पतितानि, पतित ये शब्द आएगा, इसका लोप हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, अगला उदाहरण अपन करते हैं। तो प्रवृद्धम उद्रम यस्य सः, प्रवृद्धम उदरम यस्य सः इति प्रोदरः, प्रोदर, प्र वृद्धम का लोप हो जाएगा, उदर प्र और अ यहाँ गुण संधि होके प्रोदरः ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से विगतः धवः यस्याः सा इति
विधवा, स्त्रीलिंग में बनाएंगे अपन इसको। विगतः, ये उत्तर पद लोप हो रहेगा धातुज पद का, तो विधव, और स्त्रीलिंग में है सा तो विधवा। उसी प्रकार से निर्गता, निर्गताः जनाः यस्मात् सः इति निर्जनः। यहाँ निर आ रहा है, गतः ये वो धातु शब्द आ रहा है, इसका लोप हो जाएगा निर्जनः। तो इस प्रकार से इसमें एक वार्तिक है, ये प्रातिपदिक धातु जैसे वाच्य व चौतरपद लोप से है, वो आदि से सभी परे जो पूर्व पद में धातुज शब्द आ रहा है उनका लोप हो जाएगा। एक वार्तिक अपने और आता है, नय अस्ति अर्थाना वाच्यो व चौतरपद लोप। एक वार्तिक और देखिए, नयो अस्ति अर्थानाम, नयो अस्ति अर्थानाम वाच्यो वा चौतरपद लोप। इसमें ये कह रहा है नए, जिस प्रकार से नए तत्पुरुष समास से संबंधित है ये, पर यहाँ तत्पुरुष समास न होकर के बहुब्रीहि समास होगा। ये कह रहा है कि नए से परे, नए अव्यय आएगा, नय से परे, नय से परे अस्ति अर्थक, अस्ति अर्थक या विद्यमान अर्थक, अस्ति अर्थक जिसको अपन विद्यमान शब्द का प्रयोग होगा, विद्यमान अर्थक शब्द है वो उत्तर पद के साथ है, वो समास को प्राप्त हो जाएंगे और वह समास है बहुब्रीहि समास कहलाएगा। साथ ही पूर्व पद में नए से परे जो विद्यमान अर्थक अस्ति अर्थक शब्द है उसका लोप हो जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्व सूत्र वार्तिक द्वारा धातुज पद का लोप हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ विद्यमान अर्थ का अस्ति पद का विद्यमान पद का है वो लोप हो जाएगा। जैसे अविद्यमान पुत्रः यस्यः स, विद्यमानः पुत्र यस्य सः। देखिए यहाँ पर अविद्यमान नए का प्रयोग हो रहा, अविद्यमान अर्थक शब्द आ रहा है, ये विद्यमान उत्तर पद के साथ ये समास हो गया। यह विद्यमान जो आ रहा है नए से परे, इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर अपुत्र, अविद्यमान पुत्र यस्य स इति अपुत्र। उसी प्रकार से विद्यमान भार्या यस्य सः इति अभार्यः। भार्या शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, इसको अपन पुल्लिंग में बनाएंगे तो अभार्यः। अविद्यमान भार्या यस्य स इति अभार्यः। उसी प्रकार से देखिए, अविद्यमान नाथः यस्य सः इति अनाथः, अनाथः। उसी प्रकार से अविद्यमान रोगः यस्य सः इति अरोगः। तो इस पर अविद्यमान भार्या यस्य सः और अविद्यमान रोग यस्य स, अविद्यमान नाथ यस्य स अनाथ। तो इस प्रकार से नए से परे जो विद्यमान अर्थक शब्द है उसका लोप हो जाएगा और फिर वह समस्त पद बनेगा। अब देखिए एक नियम अपन पढ़ते हैं, भाषित पुंस्क। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं, उनको भाषित पुंस्क कहा जाता है। तो यदि वह रूप स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहे हैं तो उनको हम पुल्लिंग में पूवत पुल्लिंग की तरह प्रयुक्त करेंगे, जिनको भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है तो स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन भाषित पुंस्क को पुल्लिंग में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। तो यदि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहे हो, पूर्व पद में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहे हो तो उनको हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। जैसे चित्रा गावो यस्य सः, चित्रा गावो यस्य सः,
यहाँ देखिए पूर्व पद में चित्र शब्द आ रहा है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है, चित्र शब्द पुल्लिंग में भी ये सही प्रयुक्त होता है, तो इसको भाषित पुंस्क कहेंगे। और ये स्त्रीलिंग में आ रहा है तो इसको अपन किस में बदलेंगे, पुल्लिंग में। तो चित्र और इधर ये गो, ओ को ओ आदेश होकर के चित्रगु, जैसे पंचगोहु, पंचगाओ, गो यश यश अपन ने उदाहरण किया था पहले, पंचगोहु, उसी प्रकार से चित्रगुहु। उसी प्रकार से देखिए इसमें रूपवती भार्या यश यश, तो रूपवती भाषित पुंस्क है तो इसको पुल्लिंग में बनाएंगे तो रूपवद, और इधर ये भार्य, रूपवती भार्या यश यश इति रूपवद भार्य। दीर्घे जंगे यश यश, दीर्घे जंगे यश यश इति दीर्घ जंग, दीर्घ जंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, भाषित पुंस्क है, इसलिए इसको भी पुल्लिंग में प्रयुक्त करेंगे। उसी प्रकार से दर्शनीया भार्या यस्य सह इति दर्शनीय भार्य, दर्शनीय भार्य, दर्शनीया भार्या यस्य स इति दर्शनीय भार्य। सुंदरी भार्या यस्य स इति सुंदर भार्य, सुंदर भार्य। तो इस प्रकार से यहाँ भाषित पुंस्क शब्दों का प्रयोग होगा, उनको हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। फिर एक आता है सूत्र अपने पूर्व निपात का, जैसे सप्तमी विभक्ति का पूर्व निपात होता है, अपने पूर्व में पढ़ा था विशेषण पद का पूर्व निपात होता है। उसी प्रकार से एक सूत्र आता है कि निष्ठा प्रत्ययांत शब्दों का यदि प्रयोग हो बहुब्री समास में, निष्ठा प्रत्ययांत शब्द में आते हैं त और तौतु प्रत्यय, तो यहाँ अपने को त प्रत्यय के रूप मिलेंगे, तौतु के नहीं मिलेंगे। तो त प्रत्यय का प्रयोग जहां पर होगा, जिस पद में होगा, उस पद का बहुब्री समास में है वो पूर्व निपात हो जाएगा, उनको पूर्व में प्रयुक्त करेंगे। जैसे युक्तः योगः, युक्तः योगः, युक्तः योगः अनेन सह, युक्तः योगः अनेन सह। तो युक्त युज धातु तो प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो निष्ठा प्रत्ययांत शब्द का है वो अपन पूर्व प्रयोग करेंगे, युक्त योगः। उसी प्रकार से कृतम कृत्यम येन सह, तो कृतम तो प्रत्यय का प्रयोग है, निष्ठा प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग है, तो इसका भी पूर्व निपात करेंगे, तो कृत कृतीय, कृत कृतीय। तो इस प्रकार से बहुब्री समास में कुछ इस प्रकार से उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। आशा है कि आप लोगों को बहुब्री समास के बारे में समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान होगा। द्वंद्व समास अपना समास प्रकरण में अंतिम समास है, उसके साथ हम फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृतम।